हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल LTR जीके स्टडी पे आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो पे फिर से। तो दोस्तों आज लेकर के आए हैं सामाजिक विज्ञान का हमारा चैप्टर है सामाजिक विज्ञान का जो है राजनीतिक विज्ञान, जिसका हमारा क्लास 9th का है। अध्याय नंबर 4 में हम डिस्कस कर रहे थे संस्थाओं का कामकाज। हमारी जो संस्थाएं हैं उनके क्या क्या कामकाज है उनके बारे में कल हम कुछ चर्चा कर चुके थे इस वीडियो में। ठीक है, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट भाग नहीं देखे हैं ना, वो जाकर भाग देख लीजिएगा। पहला वाला ये सेकंड भाग है। ठीक है, तो सेकंड भाग है, तो फर्स्ट भाग जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से देख करके आप वहां से जा करके पहला भाग देख लीजिएगा, तो आपको ये समझ में आने वाला है। क्योंकि ये थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली थी और थोड़ा वीडियो बड़ा है, इसलिए हम लोगों ने इसको दो भागों में तोड़ा है। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आपको लाइक कर देना है। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ हम कुछ बात कर रहे थे जो हम सब ये सारा कुछ हम लोग कल कर चुके थे फर्स्ट वीडियो में, याद रखिएगा। ठीक है, ये सारा कुछ हो चुका है कल का वीडियो में। जी हाँ, यहाँ हम लोग बात करने वाले थे। अब हम लोग बात करेंगे, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। बात करने वाले थे अब हम लोग जिसमें बात कर रहे थे लोकसभा और राज्यसभा में अंतर की बातें करेंगे। इसमें इस वीडियो में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अंतर के बारे में बात करेंगे और पूरी चैप्टर को आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए टेक्निकली आगे देखिए। अगर अच्छे लगे ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। चलिए लोकसभा और राज्यसभा का अंतर देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। लोगों द्वारा, लोग चुनते हैं किसको? लोकसभा चुनाव में लोग चुनते हैं, जनता चुनती है उनको। ठीक है, बात करते हैं राज्यसभा। राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही है। जो भी है अधिकार जितना है ना, सबसे ज्यादा लोकसभा का है। राज्यसभा के पास भी कुछ अधिकार है, लेकिन अगर वो बात कर दिया तो उनकी मान्यता ज्यादा है बजाय राज्यसभा के। तो दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के सदस्य अधिक होने के कारण लोकसभा के चुनाव को प्राथमिकता मिलने की संभावनाएं रहती है। क्योंकि लोकसभा में ज्यादा लोग हैं 543 और राज्यसभा में 250, तो ज्यादा लोग हैं, ये बहुमत में है, इसलिए ज्यादा मान्यता मिलता है तो वह लोकसभा को। तो बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर नेक्स्ट। लोकसभा पैसे के मामले में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। जो लोकसभा है अधिक पैसा के मामलों में अधिक अधिकारों का प्रयोग करता है, बहुत ज्यादा अधिकार का प्रयोग करता है लोकसभा पैसे के मामले में। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। जो मंत्रिपरिषद है ना बेटा, उसको नियंत्रित करती है कौन? तो लोकसभा ही करता है। राज्यसभा को यह अधिकार नहीं है। क्या अधिकार? तो मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करने का अधिकार राज्यसभा को नहीं है, सिर्फ लोकसभा को ही है। चलिए अब बात करते हैं कार्यपालिका की तरफ। किसके तरफ? तो बात करते हैं दोस्तों कार्यपालिका की तरफ। ठीक है, तो देखिए सरकार की नीति को कार्य रूप देने वाले को कार्यपालिका या सरकार कहते हैं। कार्यपालिका या सरकार कहते हैं किसको? जो कार्य रूप या फिर देने वाला, जो कार्य रूप काम करने के लिए दे, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कार्यपालिका या फिर सरकार। बात करते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट है। तो कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। कार्यपालिका के दो हिस्से, एक होता है राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरा है अस्थायी कार्यपालिका। देखिए पहले बात करते हैं पहले बात किससे करेंगे? तो पहली बात करेंगे हम लोग राजनीतिक। ठीक है, देखिए राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद मिलकर राजनीतिक कार्यपालिका का गठन करते हैं। इसमें कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर राजनीतिक कार्यपालिका का गठन करता है। दोस्तों याद रखिएगा, पॉइंट देखिए आगे देखते जाइए आके तो समझ में आने वाला है। मंत्रिपरिषद का काम होता है किसका? मंत्रिपरिषद का काम होता है सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों को मूर्त रूप देना और क्रियान्वयन करवाना। ठीक है, ये सब काम है, इसको मॉडिफाई करना ये किसका काम है? तो ये काम है राजनीतिक कार्यपालिका का काम है। इसलिए मंत्रिपरिषद को कार्यपालिका कहा जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा? जनता द्वारा चुने जाते हैं। किसकी? राजनीतिक यानी कि लोकसभा के जो लोग होते हैं उनको, तो वो जनता के द्वारा चुन के जाते हैं। बात करते हैं अस्थायी कार्यपालिका। ये राजनीतिक है, ये भंग हो सकती है, लेकिन अस्थायी कार्यपालिका भंग कभी नहीं होता है। देखिए बात करते हैं यह नौकरशाहों से मिलकर बनी होती है। नौकरशाहों का
चयन आखिर भारतीय सिविल सर्विसेज द्वारा होता है। किस द्वारा? तो सिविल सर्विसेज के द्वारा होता है। सरकारें बदलने के बावजूद नौकरशाहों यानी कि अस्थायी कार्यपालिका के कार्यकाल में कोई रुकावट नहीं आती है। याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में, थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं तो पॉइंट हमारा, प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। जो सरकार है ना उसका मुखिया होता है प्रधानमंत्री। वास्तव में सभी सरकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। वह देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। जो है प्रधानमंत्री, वो सबसे महत्वपूर्ण पद है, याद रखिएगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनते हैं। जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनते हैं जो बहुमत या संगठन या सदन में जिनको बहुमत हासिल हो की सरकार बनाती है। जो इसकी सरकार बनाएगा कौन? जिसको बहुमत हासिल हो। कहाँ हासिल हो? तो वो सदन में हासिल हो, जिसकी बहुमत वही सरकार बनाएगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चलते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, जरा टकटकी लगा के देखिएगा ताकि आपको मजा आ जाए पूरा क्लास में। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या संगठन का नेता है। याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं मंत्री परिषद की। किनकी बात करते हैं? तो मंत्री परिषद की बात करते हैं। देखिए मंत्री परिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें आमतौर पर 60 से 80 मंत्री होते हैं। कितने? 60 से 80 मंत्री होते हैं, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग है मंत्रियों की रैंक इस प्रकार है। मंत्रियों की रैंक किस प्रकार होती है? देखिए जरा देखिए ध्यान से, मजा आने वाला भी इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान दीजिएगा। मंत्रियों की रैंक किस प्रकार होती है? तो पहला पॉइंट है कैबिनेट मंत्री। मंत्री को 3 प्रकार, एक है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और तीसरा है राज्य मंत्री। तो बात करते हैं पहले कैबिनेट मंत्री। देखिए अक्सर सत्ता दल के शीर्ष नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उन्हें प्रमुख मंत्रालयों का भार दिया जाता है। परिषद में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या लगभग 20 होती है। कितना? लगभग 20 सदस्यों की संख्या होती है मंत्रियों की। कहाँ पे? तो कैबिनेट में। अब बात करते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। तो इन्हें अक्सर छोटे मंत्रियों का भार दिया जाता है, काम दिया जाता है, भार दिया जाता है। ये केवल मंत्री मिलने पर ही कैबिनेट की बैठक में शामिल हो सकते हैं। किसके पर? मिलने पर, ठीक है। जब मिलने की बातें हैं तभी ये कहाँ बैठेंगे? कैबिनेट में बैठक करेंगे। कौन? तो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियां। अब बात करते हैं राज्य मंत्री। तो देखिए अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करती है। जो कैबिनेट मंत्री है इनको हेल्प करेगा। कौन करेगा? तो राज्य मंत्री जो है वो कैबिनेट मंत्री को हेल्प करेगा, याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं तो इसको इरेज करते हैं ताकि वो क्लियर समझ में आए। अब बात करते हैं दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री की अधिकार। जो भारत के प्रधानमंत्री है उसके अधिकार के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 है कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करेगा कौन? तो प्रधानमंत्री। पॉइंट नंबर 2 विभिन्न विभागों के कार्यक्रम का समन्वय करेगा कौन? तो प्रधानमंत्री। पॉइंट नंबर 3 है विभिन्न विभागों में सामान्य निगरानी कौन देगा? तो प्रधानमंत्री। उसके बाद है मंत्रियों के कामकाजों का वितरण करेगा तो प्रधानमंत्री। उसके बाद है किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार है तो वह है प्रधानमंत्री। अब दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रपति, जो हमारे भारत का पहला नागरिक कहलाते हैं। बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। पॉइंट नंबर 1 भारत के राष्ट्रपति होते हैं। जो भारत के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं। सरकार का हर निर्णय राष्ट्रपति के नाम में ले जाता है, लेकिन राष्ट्रपति का पद केवल अलंकारिक है, ठीक है। क्या है? राष्ट्रपति का पद केवल अलंकारिक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 जब कोई बिल संसद में पास हो जाता है तो उस पर राष्ट्रपति के
राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ही वह कानून बनता है। इतना पावर है राष्ट्रपति के पास कि कोई भी काम होगा, कोई भी कानून बनेगा तो वो राष्ट्रपति के बिना हस्ताक्षर के नहीं बन सकता है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि देखिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं अच्छे से, और आशा है अच्छा से क्लास करते रहेंगे आप सब भी। देखिए तो टिकटिकी लगा के देखते रहो, मजा आने वाला है सभी को, है ना। देखिए बात करते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, सरकार के हर महत्वपूर्ण निर्णय को लागू करने से पहले उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना जरूरी है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही बनाई जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए अनिवार्य योग्यता। अब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो बात है, पहला पॉइंट है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात है आयु 35 साल कम से कम होनी चाहिए, 35 वर्ष आपकी होनी चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। उसके बाद है क्या है, दिवालिया या सजायाफ्ता ना हो, सजा नहीं कटा हुआ होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 है सरकार के अंतर्गत किसी लाभप्रद पद पर कार्यरत ना हो, कोई भी नौकरी में नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है लोकसभा का सदस्य बनने का योग्य हो, जो लोकसभा का सदस्य बन सके उसी को ही हम राष्ट्रपति बना पाएंगे। अब बात करते हैं राष्ट्रपति प्रणाली, किसके, राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में। तो सरकार के स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, सबसे मेन होता है राष्ट्रपति की भूमिका, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब थोड़ी सी बात करते हैं न्यायपालिका की, किसकी, न्यायपालिका के बारे में बात करते हैं। तो एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानून विरोधों के विरुद्ध निपटारे का अधिकार होता है। देश के सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं न्यायपालिका के अधिकार, तो क्या क्या अधिकार है इस बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो इसके पास न्याय करने का अधिकार है और कानून का विवादों का निपटारा कर सकता है, जो कानून का विवाद उठ गया उसकी निपटारा करने का अधिकार है। तो बात करते हैं, देखिए दोस्तों भारत के विभिन्न स्तर के न्यायपालिका के नाम, अब थोड़ी सी इसमें नजर डालते हैं एक बार, ठीक है। भारत के विभिन्न स्तर के न्यायपालिका के नाम, तो पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, उसके बाद राज्य में उच्च न्यायालय, उसके बाद तीसरा है जिला न्यायालय या फिर अस्थायी स्तर के न्यायालय, ये 3 न्यायालय में बांटा गया है। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।